हाँ जी, प्लीज करिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं फरजाना सईद। एज द टॉपिक आपको पता ही है कि भाई हम मानसून की तैयारी के लिए बना रहे हैं, हमें मानसून को वेलकम करना है। तो अब मानसून समझिए आ ही गया, हमारे बगल में है। आपने बहुत कोशिश कर ली, समर में बड़ी मेहनत कर ली कि आपके प्लांट्स को कुछ ना हो, ना वो सूखे ना जले, उनको किसी तरह की कोई कमी ना रहे। तो आपने उनको पानी का भी ख्याल रखा, सब्जियां फूल सबका आनंद उठाया। लेकिन अब तो समर खत्म हो रहा है और मानसून आ गया है। हमें आगे आने वाले महीनों के लिए सर्दियों तक की तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि हम हर फूल सब्जी और पौधे का आनंद उठा सकें। तो अब मानसून आ गया है, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए मेरे पास थोड़े से पॉइंट्स हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर आपके साथ थोड़े से पॉइंट्स जो मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर आपके पास भी जो पॉइंट्स हो प्लीज आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। रिपोर्टिंग का ख्याल आते ही, मानसून आता है तो हमें रिपोर्टिंग का ख्याल आता है, और उसका ख्याल आते ही हम ये सोचते हैं कि अब हम अपने पॉट्स को रिपोर्ट करेंगे। कौन से पॉट्स को रिपोर्ट करेंगे? उनको जिनमें मिट्टी बहुत सारी भर गई है, रूट बाउंड हो गया है, रूट जो है वो नीचे से भी निकल आ रही हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत डल हो रहे हैं, और उनको खाद पानी भी हमने बराबर दिया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो उनमें जान ही ना हो। तो उनको भी बेहतर है कि हम रिपोर्ट करें। फिर कुछ ऐसे गमले हमारे पास हैं जो लुढ़क गए थे, एक आध बार जो आंधी आई या कुछ हुआ लुढ़क गए, क्रैक हो गए। तो हमने उनको उस टाइम तो रस्सी या डोरी से बांध दिया, जिससे वो बिखरे नहीं और मरे नहीं। लेकिन अब हमने यही सोच के बांधा था उनको कि बरसात में रिपोर्ट कर लेंगे। अब आ गई बरसात, तो हमें रिपोर्ट के लिए क्या करना है? सॉइल तैयार करनी है। सॉइल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी को सोलराइज करेंगे, जिससे उसकी मिट्टी के सारे बैक्टीरिया फंगस सब खत्म हो जाए और वो हमारी रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाए। बेहतर है कि आपके यहाँ जहाँ कहीं भी धूप अच्छी आती हो, तेज धूप आती हो, तो आप एक चादर फैलाकर सब मिट्टी उस पर फैला दें, और उसके बाद ऊपर से उसे पतले कपड़े से ढक भी दें। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल एकदम से आंधी तूफान आ जाता है, एकदम से बारिश आ जाती है। तो आप कम से कम चादर को कॉर्नर से उठाकर एक साइड में रख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। नहीं तो बेस्ट है, आपकी 2-3 दिन में 4 दिन में आपकी मिट्टी को अच्छी धूप लग जाएगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो प्लास्टिक के ऊपर मिट्टी फैला देते हैं, पर मैं वो सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि प्लास्टिक गर्म हो जाता है लेकिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। चादर ये है, कपड़ा होने की वजह से मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे की जमीन भी गर्म होती है, तो सब सूख जाती है मिट्टी अच्छी तरह से। अब मिट्टी आपने सोलराइज कर ली, उसके बाद आप खाद को, गोबर सड़ी हुई खाद जो आपके पास है, अगर उसमें नमी है वो भी आप सोलराइज कर लें, जिससे उसके अंदर के भी कीड़े या कोई और चीज है जो सही हो जाए। ये सब सोलराइज करने के बाद आप देखिए, अगर आपको मौका हो तो आप इन दोनों को मिक्स करके भी रख सकते हैं, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा बरसात में। नेक्स्ट हम किस चीज पर आएंगे? आपने मिट्टी सोलराइज कर ली, तैयार कर ली। अब इनको किस में डालना है? हमें पॉट्स में डालना है। सर्दियों के जितने भी आपके प्लांट्स थे, आपने वो खत्म हो चुके, फूल उनके खत्म हो चुके, आपने गमले खाली कर लिए। तो अब गमलों को भी अच्छे से धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, ताकि वो भी फ्री हो जाए किसी भी कीड़े मकोड़ों से, फंगस या बैक्टीरिया से। उनके अंदर आप ठीकरे डालते हैं प्लांट्स लगाने से पहले, क्रॉक्स, उनको भी आप टुकड़े कर करा के अच्छे से धो लीजिए, उनको भी सुखा लीजिए धूप में, वो भी अच्छी तरह से स्टेराइल हो जाएंगे। तो कोई किसी तरह की कोई कसर मत छोड़िए कि आपके पौधे को कोई भी नुकसान पहुंचे, छोटा सा भी, क्योंकि जाहिर है जब पौधे को नुकसान पहुंचता है तो आपका दिल भी दुखता है, आपको भी तकलीफ होती है। उसके बाद हमारे पास जो भी और कोई कंटेनर्स हों, वेस्ट कंटेनर्स हों, खाली जैसे दूध की थैलियां हैं या खाली प्लास्टिक के डिब्बे हैं, टूटे हुए कप हैं, बोल हैं, हम प्लांट लवर्स तो हर चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं ना, कोई चीज हम छोड़ते नहीं है। तो उन सब चीज को आप अच्छे से धो लीजिए, धो के सुखा लीजिए,
लेकिन रखते टाइम ये ध्यान रहे कि उनको आप उल्टा करके रखें ताकि उनमें पानी जमा ना हो। और फिर ये चीजें हमारे काम आएंगी आगे प्रोपगेट करने के लिए। जब हम प्लांट्स रिपॉट करते हैं तो कुछ खराब हुआ हिस्सा निकाल देते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत ज्यादा गमले में हो गया है, हम उसको अलग कर देते हैं कि भाई दूसरे गमले में लगाएंगे, तो दूसरे गमले में बना लगा सकते हैं, यानी 1 के 2 और 2 के 4 बना सकते हैं। या फिर उनको किसी ऐसे कंटेनर्स में रख देते हैं जो हमें किसी को देना है, उसके लिए भी हम उसको तैयार कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। जब तैयार हो जाएगा तो हम गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं। तो छोटी प्यालियां, कप्स, कटोरियां जो भी हैं आपके पास, वो सब आप साफ सुथरा कर लीजिए और उनको प्रोपगेट करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि रेनी सीजन जो है ये बेस्ट टाइम है प्रोपगेट करने का। पौधों को बरसात का पानी बहुत पसंद होता है और इसमें वो खिलखिलाकर, हंसकर बढ़ते भी हैं और खुशियां भी देते हैं। अब आई बारी हमारी ड्रेनेज सिस्टम की। हम ये सब गमले वगैरह जहां कहीं भी रखते हैं, वो हमें पहले से ये देख लेना है ताकि कि उनकी मिट्टी, सूखे पत्ते या कुछ डंडियां वंडियां नालियों पे तो नहीं अटकी हुई, उनकी साफ सफाई रखें। गमलों के चारों तरफ से साफ रखें ताकि बरसात के मौसम में जब बारिश कई बार कंटिन्यूअस होने लगती है तो ये ना हो कहीं सीपेज हो जाए या पानी खड़ा हो जाए जिससे कीड़े मकोड़े बने। वो पानी हमें खड़ा भी नहीं करना, कहीं पर जमा भी नहीं करना इस तरह से, और मच्छरों से भी बचा के रखना है। तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा जब सही हो जाएगा तो अब ड्रेन, छत का तो कर लिया, बालकनी का भी ड्रेनेज सिस्टम सही कर लिया, हमें अब पॉट्स का भी ड्रेनेज सिस्टम सही करना है। वो करने के लिए हमें जो ड्रेन का होल होता है पॉट्स के नीचे, वो कई बार रूट्स बाहर आने से या मिट्टी आने से होल्स के ऊपर ब्लॉक हो जाता है। अब वो ब्लॉक को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप स्क्रू ड्राइवर लीजिए या मोटी डंडी लीजिए, उससे आप उस होल्स को थोड़ा सा लूज कर लीजिए, जिससे कि वो लूज हो जाएंगे तो आप फिर रिपॉटिंग के टाइम पे आपको उनको निकालने में भी परेशानी नहीं होगी। रूट्स को नीचे से अभी काटिएगा नहीं, गर्मी बहुत है। जब आप रिपॉट करेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा आपको कौन से रूट्स को काटना है, कौन से रूट्स को रखना है। तो हमने पॉट्स का ड्रेन्स भी साफ कर लिया और वो भी साफ कर लिया, आपका बालकनी और छत वगैरह भी साफ कर ली, होल्स भी सारे साफ कर लिए, स्क्रू ड्राइवर से उनको क्लीन कर लिया, उनके अंदर से सारी कीड़े मकोड़े भी सब निकाल लिए। अब प्लांट मरने से भी बचाना है। अब प्लांट्स रिपॉट करने से पहले उनके अंदर जो हमने गर्मी, बहुत गर्मी की वजह से उनमें क्या था, हमने उनको छेड़ा नहीं था और उनमें वीड्स भी निकल आए थे। अब उन वीड्स को निकालने का टाइम आ गया है, उनको निकाल दें, तोड़े नहीं, उनको जड़ से कोशिश करें निकालने की। उसके 2 फायदे हैं, एक तो वो बढ़ेंगे नहीं, दूसरे आप उन वीड्स को, आप जो ट्रे गार्डन वगैरह बनाते हैं उसके लिए आप किसी और चीज में लगा लेंगे गमले में, ताकि जब आप ट्रे गार्डन बनाए तो ट्रे गार्डन की सजावट के लिए आपके लिए वो वीड्स भी काम में आ सकते हैं। और अब आपने और क्या करा था, गमलों में आपने मल्च किया था गर्मी से बचाने के लिए कि ऊपर की मिट्टी सूखे नहीं, आपने उसमें मल्चिंग करने के लिए सूखे पत्ते डाले थे, टहनियां डाली थी, कई बार हम लकड़ी का बुरादा भी डाल देते हैं। तो जो कुछ भी उसमें डिकम्पोज हो गया वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने गुड़ाई करके उसको सबको मिक्स कर दिया। लेकिन अगर कुछ उसमें नजर आ रहा है सूखा ऐसा कि जो आप हटा सकते हैं, वो आप हटा दीजिए, जिससे वो साफ हो जाए, मिट्टी आपकी ऊपर से बिल्कुल सही हो जाए, और इसको आप डिकम्पोज बिन में डाल दीजिए। ये आपका वेस्ट, ये भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, हमने ये भी डिकम्पोज बिन में डाल दिया, हमारी खाद तैयार हो जाएगी। क्योंकि बरसात में अगर इन सब चीजों को छोड़ दो, आधी गली आधी सड़ी, तो इससे भी पेस्ट पैदा हो जाते हैं। अब क्या करना है, ये पॉइंट्स तो मैंने आपको बताए 4-5 पॉइंट्स। आप कहेंगी बोर तो नहीं हो रही, फिर मैं थोड़े से पॉइंट्स और हैं जो शेयर करना चाहूंगी। उसके बाद आप ये देखिए कि प्लांट्स कुछ ऐसे हैं आपके पास जिनको आपको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, और वो आप अलग कर लीजिए। ये तो उनको किसी ऐसी जगह रखिए जहां उनको धूप तो मिले लेकिन डायरेक्ट बारिश का पानी ना मिले, जिससे वो खराब होने का उनके डर हो। आप कोई टेम्पररी पॉलिथीन का शेड बना लीजिए
या किसी ऐसे छज्जे के नीचे या कहीं ऐसी जगह रखिए जहां डायरेक्ट बारिश के पानी से वो खराब ना हो। लेकिन आप वो बारिश का पानी थोड़ा बहुत जमा करेंगे बाल्टी या टब में, जब तेज बारिश हो रही हो तो वो पानी उनको जरूर दें, क्योंकि उनको भी हेल्दी होना है और वो पानी बहुत हेल्दी होता है। उसके अंदर बारिश के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम खाद वगैरह देने के बावजूद उनको जरूरत होती है, क्योंकि बारिश के पानी में वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो ये पानी उनके लिए बहुत ही हेल्दी है। इसलिए ये पानी चाहे थोड़ा दें उनको, अगर कम पानी चाहिए तो कम दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर उनको। बारिश के पानी से वंचित मत कीजिए। ये बिल्कुल उनके लिए अमृत समान होता है। अब पानी आपने जमा किया बाल्टी में और टबों में उनके लिए, लेकिन उस पानी को आप दे दीजिएगा गमलों में, जहां आपके कवर्ड एरिया में रखे हुए हैं वो गमले, उनको दे दीजिएगा। उसको जमा करके मत रखिएगा या ढक के भी मत रखिएगा, क्योंकि बरसात में मच्छर भी बहुत पैदा हो जाते हैं, वो फिर परेशान करेंगे आपको भी। और जाहिर है पौधों में भी कुछ ना कुछ कीड़े पैदा हो जाएंगे, तो फिर आप सोचेंगे अब इनकी दवाई तलाश करो। रचना जी से पूछें, चलिए रचना जी इसकी दवाई क्या है, ये पत्ते ऐसे हो गए, हमारी टहनियां ऐसी हो गई, या पौधों को ये हो रहा है। तो वो सब आप इन सब चीजों से बच जाएंगे अगर ये थोड़ी थोड़ी केयर करेंगे तो। अब आपने मल्चिंग करी हुई जो पत्ते वगैरह थे, टहनियां थी, आपने 3-4 इंच की जगह छोड़ी थी कि उसमें ये सब मल्च किया था, और गर्मी में क्योंकि ज्यादा पानी देना होता है, आपने वो जगह पानी के लिए रखी थी। अब वो जगह हो गई खाली, मल्चिंग वगैरह के पत्ते आपने सब कुछ हटा दिए, अब वो जगह हो गई खाली। अब उसके अंदर अगर हम बारिश का पानी डालेंगे, इतना ज्यादा भरेंगे, तो फिर वही बात होगी कि उनकी जड़ें गल जाएंगी, पौधा हेल्दी नहीं रहेगा। तो इस जगह हमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर सॉइल मिक्सचर बना के डाल देना है। सॉइल मिक्सचर में आप खाद, वर्मी कंपोस्ट या पत्ती खाद, जो भी आप सॉइल मिक्सचर बनाते हैं वो थोड़ा थोड़ा डाल दें। उसमें फंगिसाइड जरूर मिला लें, जिससे कीड़ा ईड़ा और ना लगे, और गुड़ाई करके उसको तैयार कर दें। लेकिन 1 इंच जरूर जगह छोड़ें ऊपर, थोड़ा बारिश का पानी मिलने के लिए। वो बहुत जरूरी है, मैंने बताया ना, वो उनको हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये है कि बारिश जब हुई, फूल खिलखिला उठे, पत्ते में चमक आ गई, वो बिल्कुल चमकने लगे, ऐसे उनके रंग ऐसे खिल के आते हैं, कोई डार्क हो या लाइट हो, जो भी ग्रीन पत्तों के ऊपर जो रंग होता है, कई कई रंगों के होते हैं, तो वो सब कैसे धुल के चमकने लगते हैं, जैसे कि नहा के कोई आया हो और फ्रेश लगा हो। लेकिन उनके पोर्स जो होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो भी खुल जाते हैं, और ये यहाँ पर जगह बनाते हैं अपने पेस्ट, उनका घर बन जाता है। अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो वहीं पर उनके घर बन जाते हैं, अंडे दे देते हैं पेस्ट। तो उस पे ऑफ एंड ऑन, जैसे हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में आप उनके ऊपर फोलियर स्प्रे करें। फोलियर स्प्रे किस चीज का करेंगे आप, अब ये बात आई, तो आप या तो बेवेस्टीन का कर सकते हैं, नहीं तो ऑर्गेनिक आपने जो पेस्टिसाइड बनाया था, नीम, तंबाकू, हल्दी, गेंदे के फूल और ये सब चीजों का जो आपने पेस्टिसाइड बनाया था, वो ले लें, या एंजाइम ले लें जो हमने बनाया था, उसका स्प्रे कर दें। नीम ऑयल उसमें जरूर मिक्स करें, उससे ये है कि ये चीज तो टिक जाएगी, जो स्प्रे आप कर रहे हैं वो सब तो उस पर टिकेगा, लेकिन जब बारिश का पानी आएगा या कीड़े पैदा होंगे तो वो उस पर टिक नहीं सकेंगे। ये आपने इतनी अच्छी केयर कर ली इसकी, ऑर्गेनिक सोल्यूशन बनाया, पेस्टिसाइड बनाया, सब कुछ डाल दिया उसके ऊपर। अब क्या होता है बरसात में, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, सॉरी गर्मी है, प्यास लग रही, इतनी बारिश होने की वजह से क्या होता है, पौधे बेतरह से उगने लगते हैं, कभी कहीं से टहनी बाहर आ रही है, कभी कहीं से टहनी बाहर आ रही है। तो अगर हम उनको निग्लेक्ट करेंगे तो एक जंगल सा बन जाता है। तो उस जंगल को बनाने के लिए हमें अपना गार्डन सजाना है, जंगल नहीं बनाना। तो हमें इस टाइम उनकी थोड़ी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। बड़े बड़े गमले हैं जिनकी टहनियां मोटी हैं, जैसे फिंगर थिकनेस की हैं, वो भी आप इस टाइम काट सकते हैं, और जो बारीक वाली है उनकी भी प्रूनिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब बरसात में वो बढ़ेंगे
तो सही शेप में आ जाएंगे सारे प्लांट्स। आपको जो शेप उनका रखना है वो शेप आ जाएगा और आपका गार्डन जंगल भी नहीं बनेगा। हुआ ना खूबसूरत गार्डन। फिर आपने थोड़ी सी केयर करी, उनका गार्डन बन गया। अब किस बात चीज की बारी है, जब हम पानी हमने कुछ भूल गए थे, हमने गर्मी के मौसम की वजह से बहुत सारे पौधे अपने गमलों के बीच में छोटे छोटे छुपा के रख दिए थे कि इनको गर्मी से ये जल ना जाए, मर ना जाए सबसे। तो उनको भी निकाल के रख दीजिए ताकि वो मरे नहीं। सूख रहे थे, उनके अंदर पत्तियां जलने लगी थी। आपने सोचा बारिश का पानी तो उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको बारिश का पानी मिला नहीं। वो बड़े गमलों के छत्र छाया में रह गए और सूखने लगे। तो उनको भी आप बाहर निकाल के रख दीजिए। एक ख्याल और रखना है, सबसे ज्यादा खास ख्याल जो है वो कैक्टस और सक्यूलेंट्स का रखना है। उनको पानी बहुत पसंद नहीं। आप गर्मी में भी उनको रोज पानी नहीं देते थे, विंटर में तो 10-15 दिन नहीं देते थे। तो अब आप सोचिए अगर बरसात में उनको पानी मिलेगा तो वो तो सब मर जाएंगे। उनकी बहुत केयर करनी है आपको। उनको इस पानी से बचाना है। ऐसी जगह रखें जहां वो डायरेक्ट पानी में ना मिले, शेड में रख दें या पॉलिथीन शेड जो आपने बनाया है उसके नीचे रख दें। धूप मगर मिलनी चाहिए उनको, जो भी थोड़ी बहुत बरसात में निकलती है धूप, धूप जरूर उनको मिले, वरना वो मर जाएंगे। उनको धूप बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रेगिस्तानों के हैं तो धूप तो चाहिए ही चाहिए होती है। उनके छोटे गमले आप जरा पीछे करके रखें, और बड़े वालों में आप ये कर सकते हैं कि उनको टिल्ट कर दें। उनके नीचे पीछे कोई ठीकरा रख दें, कोई पत्थर रख दें, कोई ऐसी चीज रख दें जिससे वो टिल्ट हो जाए, आड़े हो जाए और उनके अंदर पानी बरसात का इकट्ठा ना हो। तो ये आपने कैक्टस और सक्यूलेंट्स की देखभाल की। अडेनियम ये और भी ज्यादा केयर मांगता है, क्योंकि अगर ये सूख जाए तो खतरनाक, ज्यादा पानी मिल जाए इसको तो खतरनाक, क्योंकि फिर इसका कॉर्डेक्स हमें पता ही नहीं लगता कि कब इसका कॉर्डेक्स खराब हो गया। कभी वो सूख जाएगा, कभी वो पतला हो जाएगा, हाथ लगा के देखेंगे तो आपको नरम हो जाएगा। तो इसको बारिश के पानी से खास तौर से बचाना है। आप ये बारिश का पानी दीजिए जरूर, जैसे कि मैंने कहा ये बहुत हेल्दी होता है, लेकिन बहुत थोड़ा दीजिए, और वही उसी तरह इंटरवल्स के साथ दीजिए जैसे आप पहले देते आए थे। रेगुलर रोजाना देने की जरूरत नहीं है इनको बचाने के लिए। अब अंत में मैं ये कहूंगी कि वो जो आपने गर्मी की वजह से गमलों के नीचे प्लेट्स या कोई कंटेनर्स रखे थे ना, जिससे ये गमलों में पानी डाला, उन प्लेट्स में भी पानी आ गया या कंटेनर्स में भी आ गया, कि वो पौधे नीचे से पानी ले लेंगे, सूखेंगे नहीं। कई बार बहुत ज्यादा तेज धूप लगती है तो बिल्कुल सूख जाते हैं, तो इन पानी से वो नीचे से पानी ले लेते हैं, जैसे कि हम और पौधों को डिप करके रखा करते थे, इसी तरह से वो पानी ले लेंगे। अब उनको हटाने का टाइम आ गया, या अब उन प्लेट्स को आप हटा दीजिए। अभी फौरन मत हटाइएगा, क्योंकि अभी तो बारिश शुरू उस तरह से नहीं हुई है। 4-5 दिन पहले अंदाजा हो जाता है कि भाई बरसात शुरू हो गई, तब आप उनको हटा सकते हैं, ताकि वो उस पानी उसमें जमा ना हो। पानी जमा होना तो हर जगह खतरनाक है, वरना फिर बारिश का पानी भी उनमें जमा होगा तो फिर वो नीचे से लेना शुरू कर देंगे, ऊपर से भी पानी पड़ेगा नीचे से भी, तो पौधे हमारे गल जाएंगे, जड़ें गल जाएंगी, पौधा मर जाएगा। और फिर हमारा दिल बहुत दुखेगा, क्योंकि हमें इनसे बहुत प्यार है और हम इनको खोना नहीं चाहते। चाहे वो छोटा पौधा हो, चाहे वो जंगली पौधा ही क्यों ना हो, जब हमारे प्लांट्स में निकल आता है तो हमें उसको भी हटाते हुए बहुत दुखता है दिल, कि चलो भाई, अब जैसे मैंने कहा कि उनको जंगली को भी हम कहीं लगा देंगे, हमारे ट्रे गार्डन के ही काम में आ जाएगा, हम देखेंगे नहीं उससे। तो ये सारे कंटेनर्स हमको हटा देने हैं। एक और बात मैंने नोट की है, कई बार ऐसा होता है हम छज्जों के नीचे हमारे गमले रखे हुए होते हैं, तो उनमें से जब बारिश तेज आ रही होती है तो वो कंटिन्यूअस एक ही जगह से गमले के अंदर ट्रिकल करता रहता है, या कभी कभी तेज धार से भी आता रहता है। नतीजे में ये होता है कि गमले के अंदर पूरा छेद होता चला जाता है नीचे तक। बारिश के पानी से भर गया, ये ट्रिकल हो रहा है उससे भर गया, नतीजे में उस जरा सा भी उसको दम लेने का, सूखने का टाइम नहीं मिलता कि वो सूख के थोड़ा सा सांस भी ले, तो वो फिर मर जाएगा। तो बेहतर है कि आप उस प्लांट को थोड़ा उस जगह से
जहां भी आपको ठीक लगे आप हटा के उसे रख दें, ताकि वो पानी से, कंटिन्यूअस पानी से वो खराब ना हो। और इसके अलावा और पॉइंट, आई थिंक मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट रह गए हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें जरूर। इस तरह आपके पौधे खुश रहेंगे, और आई थिंक जब आपके पौधे खुश रहेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। जिस तरह आपके अपने बच्चे कोई चीज, कोई कारनामा करते हैं, उनको अचीवमेंट मिलती है और आपको खुशी होती है, तो आपको इनको भी देख के बरसात में जब ये खिलखिला के हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, तो आपको भी खुशी होगी। क्योंकि हम इनसे ज्यादा बच्चों से भी प्यार करते हैं, हमारे बच्चे ही हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसी तरह इनसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद बच्चों से भी ज्यादा। तो ये कई बार बच्चे आवाज लगा रहे होते हैं, माँ हमें खाने का टाइम हो गया, आप ऊपर कब तक रहेंगी, अभी दे दीजिए खाना प्लीज, भूख लग रही है, पौधों में कब तक लगी रहेंगी। तो आप सोचिए, आपको कई बार गुस्सा भी आता है अपने ऊपर कि अरे मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन कई बार ये होता है अरे अभी तो आई थी मैं छत पर, अभी आवाजें लगा दी, थोड़ी देर तो यहाँ रहने दो मुझे, पौधों के साथ उनकी देखभाल भी तो बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से आप खुश होइए और अपने पौधों को भी खुश रखिए। आप अपने शेयर कीजिए मेरे साथ पॉइंट्स, अगर कुछ रह गए हो तो। थैंक यू। फरजाना, आपने बहुत ही अच्छे से बताया और थैंक यू सो मच। और इतने मतलब तरीके से बताया, बहुत ही इंजॉयबल था सुनने में भी, और तुमने बहुत अच्छे से सब चीजों को एक्सप्लेन किया। दैट वाज रियली ग्रेट। और सभी चीजें आपने करी। आपको हमारा इस बार अपने मेंबर से टॉक रखने का ये पर्पस था कि जो हम आप अपने आप जो चीजें फेस करते हैं, या जिस चीज को हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, वो हम चाह रहे थे कि हमारे मेंबर आपस में शेयर करें। तो बहुत ही अच्छा था। तो एक मेंबर पूछ रही हैं कि फंगिसाइड जो है केमिकल, क्या होता है फंगिसाइड, और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी फंगिसाइड बेविस्टीन यूज कर सकते हैं, जी। और उसको 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून डालकर घोल के स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हम केमिकल यूज ना करना चाहें तो फिर हम उसे क्या हम यूज करेंगे। तो मैंने वो नीम और तंबाकू और अदरक, सॉरी अदरक कह रही हूँ, हल्दी, जी जी। हल्दी और गेंदे के फूल, ये सब डाल के जो कॉक्शन बनाया था, हाँ हाँ हाँ। वो एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दें। वो हमारा ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। जी या फिर एंजाइम जो हमने बनाया था, नीम का एंजाइम, या पील्स का वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का पील का एंजाइम जो बनाया था, वो जी हम स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हम लोग बेकिंग पाउडर और सिनेमन पाउडर को भी एज फंगिसाइड यूज कर सकते हैं। दैट अच्छा, आल्सो वर्क्स एज अ फंगिसाइड। तो और कोई पूछना चाहेंगे पाउडर कोई। का मुझको नहीं मालूम था जी कि जी बेकिंग जी पाउडर भी फंगिसाइड के काम करता है। जी जी। कोई और मेंबर पूछना चाहेंगे। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आजकल विनेगर और बेकिंग पाउडर हर चीज के अंदर उसका प्रयोग बताया जा रहा है, चाहे वो कुछ भी सफाई करने का हो या प्लांट का हो। दोनों चीजें आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल करी जा रही हैं। जी, कोई और इस बारे में पूछना चाहेंगे। रत्ना जी नमस्कार। पेस्टिसाइड्स के लिए हम नमस्कार। बता सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के लिए हम रीठे का पानी भी जो यूज करते हैं, जी वो भी बता सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 रीठा उस तरह से बॉईल जी। करके उसको भिगो दें या बॉईल कर लें, अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स। अगर आपके हैं 4-5 रीठे, आप अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लें, और छान के फिर 1 लीटर पानी में 5, जैसे अगर 5 रीठे हैं तो 5 लीटर पानी लेकर उसका स्प्रे करें, और जी फिर दूसरे दिन उस पर विनेगर और नींबू का स्प्रे करें, तो उससे भी पेस्ट बच जाते हैं, नहीं आते हैं। जी जी। हाँ, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी, आप कुछ पूछ रहे थे। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार फरजाना अगली जी अगली नमस्कार। जी, अगली टॉक आप ही की है तो ओके ओके। जी जी एक जी। बटर मिल्क को 3 दिन तांबे के बर्तन में रखो। किस चीज को जी। बटर मिल्क, छाछ, बटर। अच्छा जी। और उसका भी स्प्रे करें तो जी उससे वो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का काम करता है।
अच्छा जी, सिर्फ छाछ दही रखनी है या उसमें नहीं कुछ नहीं और? नहीं, छाछ छाछ बटर मिल्क जिसका मक्खन निकला हुआ हो। जी, अच्छा। अच्छा, ठीक। एक बात मैं भी ऐड कर दूं, सॉरी बीच में इंटरप्ट नहीं कर नहीं, रही हूँ। बिल्कुल हाँ, आज अगर जो हम आज इसमें आज अगर हम बिल्कुल। एक, हाँ, एक चम्मच काला नमक डाल दें और एक तांबे का बर्तन डाल दें या तांबे की कोई भी टूटी फूटी चीज हो या बिजली के तार में से निकला हुआ, तो वो फिर कॉपर फंगीसाइड का काम करता है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी चीज हाँ, बताई उन्होंने आपने। बोला है ना कृष्णा जी कि तांबे के बर्तन में ही भिगो। नहीं वो तो बहुत अगर अच्छा है, उससे भी अच्छा है, लेकिन तांबे का बर्तन अगर हमारे पास नहीं नहीं है है, हाँ, तो तो हम कुछ वो डाल दो। डाल सकते हैं। जी 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 तांबे बिल्कुल। के बर्तन में रखने से कुछ केमिकल रिएक्शन होगा क्या? हाँ, वो फंगीसाइड बनेगा, हरा फंगीसाइड हरा बन हो कॉपर जाता जाता है। है। फंगीसाइड। अच्छा, मेंबर्स एक बात प्लीज, एक एक के बात बाद मैं भी एक बता रही हूँ रचना जी। जी। हाँ बताइए बताइए। जो अगर गुड़हल पे फूल नहीं आ रहे ना, तो उसमें कॉफी उबाल के पानी में मिला के डालो तो उसपे बहुत सारे फूल आ जाते हैं। किसमें? तो गुड़हल गुड़हल। गुड़हल पे फूल नहीं आ रहे ना, अच्छा, तो कॉफी उबाल लो, 1 कप पानी में कॉफी उबाल लो, उसको फिर 1 लीटर पानी में मिला के पौधों में डालो तो एकदम बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं। जी 1 कप पानी में कितनी कॉफी डालनी है? फरजाना अंदाजे से मैंने तो करा, मैं बता रही हूँ कि थोड़ी सी कॉफी उबाल लो और पानी में डाइल्यूट करके और उसको पौधों में डाल दो थोड़ा थोड़ा कभी कभी, अच्छा अच्छा। तो और ये काफी फर्क पड़ता है। गुप्ता जी ने जो दही तांबे में बना के कहा है कि कब तक रखनी है तांबे के बर्तन में, और क्या उसको भी डाइल्यूट करके मिलाना है? दही नहीं रखना, बटर मिल्क, छाछ। छाछ को कितने दिन तांबे में रखना तीन है? दिन, तीन दिन तांबे में रखना है, तांबे के बर्तन में, लोटे में, गिलास में, किसी में भी। और जी 1:10 के रेशो में उसको करके, छान के, सीव जी करके और स्प्रे करें उसका। जी। वो बहुत सब इंसेक्टिसाइड पौधों भी के होएगा और फंगीसाइड भी होएगा। सब पौधों के ऊपर कर सकते हैं? एवरी फ्लावरिंग हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी टिप बताई आपने। सिंह रुचि भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रुचि गुप्ता शी इज हाँ आस्किंग हाँ टू। प्लीज थैंक यू बताइए। दीदी। हेलो दीदी। हाँ दीदी मैंने ना अभी रिसेंटली जो प्याज जैसे किचन में यूज करते हैं, तो प्याज के जितने भी छिलके होते हैं वो मैंने पानी में भिगो दिए, 2 या 3 दिन तक बस भिगोए। उसके बाद वो पानी छान के, और वो पानी मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे अपने नींबू के पौधे में दिया है, अमरूद के पौधे में दिया। और मैंने ये ऑब्जर्व करा है उसमें इतनी फ्लावरिंग हुई है, हालांकि मेरा ये गमले में ही है, जमीन में नहीं है, बट उसमें इतनी फ्लावरिंग हुई है। मेरे इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे नींबू के पौधे में कम से कम 50 नींबू आए हैं। तो मुझे लग रहा है वेरी शायद गुड। हो सकता है ये अनियन को पानी जो दिया है प्याज का, शायद इस वजह से आया हो। रुचि, किसी और ने भी ये बात बताई है हमें कि प्याज के छिलके वो बॉईल करके डालती हैं तो उनकी भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आप बिल्कुल कह सकती हो कि इसी वजह से बहुत अच्छी कि फ्लावरिंग मैंने तो है। बॉईल भी नहीं करा, मैंने तो सिर्फ भिगो के रख दिया, 2-3 दिन भिगोया और छान के थोड़ा थोड़ा सा पौधों में डाल दिया। मैं कुछ कह सकता हूँ ना जी? बिना हाँ डाइल्यूट जी करे डाला आपने प्याज के नहीं छिलके? नहीं, मैंने बिना डाइल्यूट करे डाला, ऐसे ही थोड़ा 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 सा डाल दिया सब में अंदाज से, जैसे 1 कप के इतना बस। रचना जी मैं कुछ कह सकता हाँ हूँ? हाँ प्लीज बोलिए। हाँ, ये ऑनियन एक्चुअली फास्फोरस कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ऑनियन के छिलके। शैलेश जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जो भी बोलेंगे वो अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो हाँ अब अच्छा लगा ना, आप ऐसे लग रहा है कि रूबरू बात कर रहे हैं। हाँ, वो ऑनियन के छिलके में फास्फोरस कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए जब लीव्स कर्ल हो जाती हैं तब भी आप ऑनियन के छिलके डालोगे तो आपके लीव्स कर्ल नहीं होंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। जी दूसरा, ग्रोथ बूस्टर आजकल आम बहुत हैं। जी आम के जो छिलके होते हैं उसका अगर एंजाइम बनाओगे तो उसका एंजाइम जब स्प्रे करोगे, जैसे किसी पौधों में फ्रूट्स नहीं आते हैं, ये आम का जो छिलके का एंजाइम बना हुआ, इट्स ए वेरी गुड ग्रोथ प्रमोटर और अच्छा मतलब आपके फ्रूटिंग के लिए। और जैसे वो